कि जब लाइट रे किसी वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही होगी तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं, उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आप जैसे ही मीडियम में जाएंगे तो वैक्यूम रेयरेस्ट मीडियम है, वहां सबसे ज्यादा स्पीड है लाइट। जब किसी मीडियम में आप आएंगे तो स्पीड कम होते देखेंगे, और स्पीड कम हुआ तो c बाई सी डैश ग्रेटर देन 1 आएगा। c बड़ा है और c डैश, हाँ बताइए। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यदि वैक्यूम से, और वैक्यूम और एयर को लगभग एक जैसा ट्रीट करिए, ये लेमडा है 6000 एंगस्ट्रॉम और म्यू है 3/2 ग्लास के लिए। जब यहाँ आएगा तो लेमडा डैश क्या होगा ये बताना है, और यहाँ सी डैश क्या होगा ये भी बताना है। और ये ग्लास है और यहाँ वैक्यूम और एयर लगभग एक जैसा आप मान करके चले, एयर है। आपको एफ भी बताना है, यहाँ एफ डैश क्या होगा। तो सोचना शुरू करिए, इतने ही इंफॉर्मेशन है दिया गया। सॉल्व करते वक्त हम लोग लेमडा डैश क्या लिखेंगे, लेमडा से तो कम हो जाएगा, लेमडा बाय म्यू 6000 अपॉन 3/2 4000 एंगस्ट्रॉम। सी डैश हो जाएगा सी बाय म्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, अपॉन 3/2 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एफ डैश एफ के बराबर आएगा। एफ कहां से निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू एफ लेमडा से, c इक्वल्स टू एफ लेमडा से। एयर में ही देख लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ एफ और लेमडा है 6000 अपॉन 10⁻10, डिनोमिनेटर में ले आए। एफ का वैल्यू यदि हम देखते हैं
तो ये देख रहे हैं 1/2 into 10 to the power 15, और या आप 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो जो एफ होगा वही एफ डैश होगा। तो आपको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते रेज के बारे में ये जानकारी पूछ सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताएं प्लीज। सी का तो वैल्यू याद ही है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और एफ के लिए सी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, आप एयर में अप्लाई कर लें चाहे मीडियम में अप्लाई कर लें, तो मैंने एयर प्रिफर किया, वहां जो निकलेगा वही मीडियम में भी होगा। यदि कभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम म्यू ऐसे लिखते हैं ए बी। इसे कहते हैं, पढ़ते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। जो बाद में होता है ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ए जो लिखा है ए के रेस्पेक्ट में। ये डिफाइन कैसे है, म्यू बी ए इक्वल्स टू म्यू बी बाय म्यू ए। और म्यू बी कैसे लिखते थे याद करो, सी बाई सी बी। सी बाई सी ए हो जाता था ये म्यू बी। ये कहां से चला आया, सी ए बाई सी बी, और यही हो जाएगा लेमडा ए बाई लेमडा बी। एक बार मैं फिर से लिख दूं, म्यू बी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, म्यू बी बाई म्यू ए, सी ए बाई सी बी, लेमडा ए बाई लेमडा बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते वक्त इनमें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते वक्त इनमें कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे लेमडा वाला रेशियो या ये सी वाला रेशियो या म्यू वाला रेशियो जो अवेलेबल हो। बाय चांस भूल गए तो आप सोचना ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया। वैक्यूम में सबसे ज्यादा है स्पीड, और उसको मीडियम वाले स्पीड से हम डिवाइड करते हैं, तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख जाता है। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन होंगे, 50 में से 5 क्वेश्चन मान लो ऐसा है। तो कभी म्यू पूछ रहा है, कभी लेमडा पूछ रहा है, कभी सी पूछ रहा है, तो आप कर सकते हैं सही। जैसे आपके सामने में आ गया है म्यू ग्लास 3/2, और यहाँ वाटर है, म्यू वाटर 4/3। आपको बताना है कि फाइंड म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सॉल्व करते वक्त क्या करना चाहिए, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर, 3/2 अपॉन 4/3, 9/8। और यदि पूछता म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास, 4/3 अपॉन 3/2, 8/9। तो यहां से एक कंसेप्ट जो आपको दिख रहा है बहुत प्यारा, वो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये 1/म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाता है। एक दूसरे इन्वर्टेड रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये किसके बराबर होगा, 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। एक है 8/9, एक है 9/8। देखो तो
और वैसे भी सोच के देखो ना, म्यू बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कहते हो म्यू बी बाई म्यू ए, और म्यू ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कहोगे म्यू ए बाई म्यू बी, तो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। यहां एक फॉर्मूला ये भी आपको बड़ा पसंद आएगा, यदि कहीं लिखा हुआ है म्यू ए बी इंटू म्यू बी सी इंटू म्यू सी डी, तो देखिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू बी बाई म्यू ए इंटू म्यू सी बाई म्यू बी इंटू म्यू डी बाई म्यू ए म्यू सी। देखिए ओ किसके बराबर आ गया, म्यू डी बाई म्यू ए, म्यू डी विथ रेस्पेक्ट टू ए। आप इसे डायरेक्ट यदि देखना चाहें तो देखिए ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और बचा कौन, डी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्या ये आइडिया समझ में आया? सिंपल सा मैनिपुलेशन है। कई बार दो तीन एलिमेंट हमें यदि दे दे तो ऐसे सोच लेंगे रिलेशन प्रोडक्ट में यदि है तो। और जब हम पैरेलल साइड के कई ग्लास प्लेट हो या मीडियम हो अलग अलग, उनके बारे में देखें, तो आप यदि इस जगह नॉर्मल बनाते हैं और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्नेल्स लॉ जैसा एक कहानी रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, इधर दिख रहा है आपको म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4। तो स्नेल्स लॉ की जब बात करेंगे तो स्नेल्स लॉ देखिए, पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, म्यू 1 साइन आई 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आई 2। दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए म्यू 2 साइन आई 2 इक्वल्स टू म्यू 3 साइन आई 3। तो यदि ये आइडिया आपके समझ में आए तो इन्हें डायरेक्ट देखिए क्या लिखा जा सकता है, म्यू 1 साइन आई 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आई 2, म्यू 2 साइन आई 2 इक्वल्स टू म्यू 3 साइन आई 3, म्यू 3 साइन आई 3 इक्वल्स टू म्यू 4 साइन आई 4। और ये सारे मिला करके एक साथ क्या लिख लेंगे आप, एक साथ यदि लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे आप, यह मैं लिख रहा हूं म्यू 1 साइन आई 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आई 2 इक्वल्स टू म्यू 3 साइन आई 3 इक्वल्स टू म्यू 4 साइन आई 4। सबका एक साथ ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं चाहे तो कभी। तो स्नेल्स लॉ लिखते वक्त वो रेशियो के फॉर्म में मैं उसे बहुत कम यूज करता हूँ, जिस तरफ का मीडियम लेते हैं उसी तरफ का एंगल लेते हैं और साइन का उसके साथ प्रोडक्ट, म्यू के साथ प्रोडक्ट, उसको बराबर करते चलते हैं। आई टू इसलिए बराबर हो गए थे क्योंकि वो पैरेलल साइड थे ग्लास प्लेट के। यदि पैरेलल स्लाइड नहीं होते तो आई टू बराबर होना मुश्किल होता। और आंखों से देख के जिस जिस मीडियम में रेज एक दूसरे के पैरेलल हमें मिले, आंखों से देख के जिस जिस मीडियम में हम लोगों को पैरेलल रेज दिखे, उन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, ये ध्यान रखिए। मीन्स आपके सामने यदि डायग्राम में ऐसे रेज आते देखा हमने,
और यदि ये और ये पैरेलल होता तो μ1 μ2 μ3 μ4 में हम बात करें तो जहां जहां वो पैरेलल होंगे वहां वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। μ1 μ3 बराबर कब होगा? यदि वो दोनों रेस पैरेलल हो, 1 वाला और 3 वाला। जहां जहां रेस पैरेलल होंगे वहां वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल है मतलब नॉर्मल से एंगल सेम बनेगा, तो वहां पर साइन थीटा सेम है, उसके साथ प्रोडक्ट में जो म्यू होगा वो सेम होगा। मान लो μ1 sin I1 और μ3 sin I3 बराबर तो थे ही, I3 और I1 बराबर हो गया क्योंकि पैरेलल है रेस, तो sin I3 sin I1 कैंसिल हो जाएगा, तो μ1 μ3 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन IIT पूछ चुका है कि जिनमें चित्र दे दिया और बताने को कह दिया कौन से मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो जहां जहां वो पैरेलल है वहां वहां सेम है। प्रिज्म, प्रिज्म के लिए क्या कहानी किया जा रहा है उन्हें सुनिए। कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके दो साइड प्लेन सरफेस हो और वो पैरेलल ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके दो अनपैरेलल प्लेन सरफेस मौजूद दिखे वो प्रिज्म कहलाएगा। मतलब जैसे ये सरफेस और ये सरफेस जो है पैरेलल नहीं है और प्लेन सरफेस है, और आपने जो दो अनपैरेलल प्लेन सरफेस की बात की, उनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है उस एंगल को कह देते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। और इंसान तो आलसी है, इतना बड़ा नाम एक ही बार लेता है, उसके बाद क्या नाम लेता है? एक को लिखता है रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, सिंपली एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जब आप डिफाइन कर रहे हैं प्रिज्म के, किसी ऑब्जेक्ट को प्रिज्म कहना चाहते हैं, तो प्रिज्म के लिए आपने तो डिफाइन किया दो अनपैरेलल सरफेस, तो कोई दो अनपैरेलल सरफेस आपकी तो दिमाग में है, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके दो अनपैरेलल सरफेस है प्लेन, तो उन प्लेन के बीच का जो एंगल होगा ना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। और उस प्रिज्म के सामने में भी यदि कोई प्लेन सरफेस है तो संयोग अच्छा है, उसे कहेंगे बेस। और कोई भी रेस यदि आप गुजरता देखेंगे प्रिज्म से तो वो सीधे तो नहीं गुजरेगी। कितनी बार इसमें रिफ्रैक्शन होते देखेंगे आप? 2 बार। और ये 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? तो बेस की तरफ मुड़ जाती है फाइनली। कभी भी किसी भी सिचुएशन में बेस की ही तरफ मुड़ेगी रेस, कैसे भी रेस आए, इनिशियल रेस और फाइनल रेस जो देखेंगे वो मुड़ेगी। तो मुड़ेगी, कितना एंगल डेविएट हुआ? कुछ तो डेविएट हुआ ना, इस डेल्टा को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और आपको तो पता ही है कि रिफ्रैक्शन होगा तो आप सोच रहे होते हैं नॉर्मल ड्रॉ किए बिना कैसे सोचेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, तो नॉर्मल ड्रॉ करके देखते हैं। आपने 2 नॉर्मल देखे, N1 N2, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। आप N1 से जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है उसे कहते हैं I। आपके मन में विचार आएगा सर I1 कह लो, नहीं मैं I ही कहूंगा। तो बाहर जब निकल रहा होगा ना रेस, वहां जो एंगल होगा उसके लिए सिंबल यूज करते हैं E। E को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस।
और आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुझे बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिख गया पहले सरफेस पे और इमर्जेंस दिख गया सबसे बाद में, जहां से इमर्ज आउट हुआ है। तो बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमें बोलना था ना, उनके लिए भी तो कोई सिंबल चाहिए। तो उनके लिए सिंबल यूज कर लिया गया है, एक जगह R1 और दूसरे जगह R2। और आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो इसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस R1 प्लस R2। इसमें तो कोई बहुत बड़ा गणित तो लगाया नहीं मैंने, पाई माइनस R1 प्लस R2। मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई आपको दिख रहा है क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल यदि 90-90 आपको दिख रहे हो, दो नॉर्मल है, तो वहां जो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, जिसके N1 वाला जो प्रिज्म को कट कर रहा है, मान लो इसे कह देता हूं P, और यहां कह देता हूं Q, और ये कह देता हूं O, OPQ, और यहाँ कह देता हूं M। तो OPQM क्या एक एक क्वाड्रिलेटरल दिखा? OPQM का टोटल एंगल 360 होगा। दो नॉर्मल के पास तो 90-90 180 हो गया। तो बाकी जो अपोजिट एंगल है O और M, वो भी मिलकर के 180 होना चाहिए। यदि ऊपर O वाला एंगल A है, तो M वाला एंगल क्या कहोगे, पाई माइनस A। O और M देखो यार, आप O पे कहते हो A, तो M पे कितना एंगल, पाई माइनस A। तो एक के लिखने का एक और तरीका आपके हाथ लगा, पाई माइनस A। तो आपने यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट देखा, एट M पाई माइनस A किसके बराबर हो गया, पाई माइनस R1 प्लस R2 के। तो यहाँ से R1 प्लस R2 किसके बराबर देख लोगे, A के। तो एक रिलेशन ये आ गया कि वो जो R1 और R2 है, उन दोनों का सम A के बराबर होगा हमेशा, प्रिज्म में हमेशा। अब थोड़ा सा मन ये जानने को कर रहा है कि ये डेल्टा का क्या आई, ई और आर से कोई रिलेशन है या नहीं। तो डेल्टा के लिए ध्यान से देखना, हम लोग किसी ट्रायंगल के बाहर वाला जो एंगल होता है, उसके बारे में कहते हैं वो इंटरनल, सामने जो दो एंगल होंगे उनके सम के बराबर होता है। तो पहला एंगल देखो यहाँ, इसका वैल्यू बोलना, तो ये जैसे ब्लैक किया मैंने, I माइनस R1, चेक करो, I माइनस R1। और उसी तरह जो इधर एंगल बन रहा होता है वो हो जाता है E माइनस R2। तो ये हो जाएगा, और ये डेल्टा आगे है बाहर यहाँ निकल करके। तो यहाँ जो तीन ट्रायंगल के दो सामने वाले एंगल का सम होगा, वो बाहर के जो एंगल बन रहा है उसके बराबर। तो I माइनस R1 और E माइनस R2 को सम कर देंगे तो ये डेल्टा मिल गया मुझे। तो डेल्टा हो गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R ब्रैकेट में। तो ये हो गया डेल्टा I प्लस E माइनस E, क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर देखा, A के बराबर देखा। तो जिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन अभी जो दिया गया है पसंद ना आए, कॉपी पे पहले लिख लो, फिर उसे याद रखो और डेरिवेशन एक बार और देखो। ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ फ्रिंज हम कह रहे हैं, हमेशा किसके बराबर हमें दिख रहा है, R1 प्लस R2। और डेल्टा किसके बराबर दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस A। ये याद रखना है, इसमें ये नहीं कि एग्जाम होगा फिर मैं डिराइव करूंगा ना, ये एकदम सेट होना चाहिए। I प्लस E माइनस A डेविएशन देगा। क्लास 10th में जब प्रिज्म आपको मिला तो वहां पर आपको 7 रंगों में बंटता था, उसकी चर्चा की गई। अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, उसकी चर्चा कभी आगे और होगी। उस इवेंट को कहते थे डिस्पर्सन। तो अब आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ साथ में क्यों नहीं बांट रहे हो आप,
भाई एक तो समझ लो फिर साथ भी समझ लेंगे। तो सर एक ही कैसे आया? मैंने रेड कलर दिया इंसिडेंट रे, तो रेड क्या 7 टुकड़ों में बांटोगे? रेड तो रेड ही रहेगा। वो तो व्हाइट रेज आएगी तब ना विजियो। तो ये मान के चलना कि अभी मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वेवलेंथ वाली लाइट आई, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ये। तो इसलिए 7 के चक्कर में अभी हमें नहीं पढ़ना। 7 के बारे में जरूर चर्चा करेंगे भविष्य, और उस सातों के लिए फिर ये बातें भी वैलिड रहेंगी एक एक के लिए, सातों कलर के लिए। लेकिन अपने 7 ही एक साथ लेके बैठ जाएंगे फिर तो गड़बड़ हो जाए। अभी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कोई ये व्हाइट रेज नहीं है कि 7 रंग में बढ़ जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, रे को, इंसिडेंट रे को पकड़ के एंगल ऑफ आई को मैं बदलूंगा, तो आई बदलूंगा तो क्या R1 नहीं बदलेगा? R1 बदलेगा तो क्या R2 नहीं बदलेगा? और R2 क्यों, R1 प्लस R2 है। और R2 भी बदलेगा तो E नहीं बदलेगा। तो सारे बदल रहे हैं, मतलब आप एक आई को इधर उधर करोगे तो सारे बदलेंगे, और सारे बदलेंगे तो इसका मतलब है डेल्टा भी बदलेगा। सोच लो, बदले कौन नहीं बदलेगा? दैट इज इट, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ फ्रिंज नहीं बदलेगा। मुझे ये बताइए, यदि आपको स्नेल्स लॉ लिखने का मन करेगा तो कितनी जगह लिख सकते हैं? 2 जगहों पे, जिसमें एक तो एयर मान के चल रहा हूं 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, और दूसरा म्यू इंटू साइन R2 इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ई। अब यदि हमें आई का R1 से रिलेशन दिख गया, ई का R2 से रिलेशन दिख गया, R1 R2 कांस्टेंट ए है सम होके, और डेल्टा है आई प्लस ई माइनस ए। इसका मतलब है कि आई ई ए इन सब को हम केवल एक वेरिएबल R1 के फॉर्म में ले जा सकते हैं। और यदि मुझे डेल्टा मिनिमम चाहिए तो डेल्टा को R1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे, तब हमें R1 पता चलेगा, फिर मुझे डेल्टा मिनिमम पता चलेगा। ये होगी महाभारत, जिसे एग्जाम के टाइम पे आप नहीं लिख सकते वेद व्यास की तरह। फाइनल रिजल्ट याद रखते हैं, एनसीईआरटी भी याद करवाता है रिजल्ट, और वो क्या याद करवाता है? फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन डेल्टा को आप जब मिनिमम करते हो, इससे पहले भी एक टर्म डाल देता हूं, कंडीशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो पहला कंडीशन होता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाएगा, तभी मिनिमम डेविएशन होगा। और इसी से निकल के चला आ रहा है, इसी से निकल के चला आता है R1 इक्वल्स टू R2, तो निश्चित रूप से ये A/2 हो जाएगा। और याद रखें कि रेज इनसाइड प्रिज्म, रे इनसाइड प्रिज्म must be parallel to its base. Ray inside prism must be parallel to its base. आपको यदि पहला मिल जाएगा तो पहला मिल जाएगा, तो उससे दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। क्यों? स्नेल्स लॉ जो आपने लिखा था, यदि आई और ई है तो इससे ये अपने आप डिराइव हो जाता है। तो दूसरा कंडीशन, आप इसे, ये तीनों कंडीशन एक साथ वैलिड हो जाता है। कोई एक यदि वैलिड है तो दूसरा तीसरा अपने आप वैलिड है। तो पहला कह लें और बगल में आप और लिखते चले जाएं, मतलब इनमें से कोई एक वैलिड होगा ना, तो दूसरा तीसरा वैलिड। तो और लिखते हैं इसलिए क्या मन में ये आएगा कि ये तीनों होंगे तब मिनिमम डेविएशन, नहीं, इनमें से कोई एक है तो मिनिमम डेविएशन। एक होगा तो दूसरा, दूसरा होगा तो तीसरा, वो वैलिड है। तो मैंने वो और लिख दिया अपने कंफर्ट के लिए कि आप एक व्यू बनाए कि तीनों में कोई एक मिल जाए मुझे, हम कहेंगे कि अभी इस कंडीशन में जो डेविएशन है दैट विल बी मिनिमम। कोई कंफ्यूजन? तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या खास दिखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस एक होना चाहिए। अच्छा, जब ये काम आप कर ही रहे हैं, अब थोड़ा सा इसका वैल्यू भी तो देख लो।
डेल्टा इक्वल्स टू हम क्या लिख रहे थे, प्लस ई माइनस ए। डेल्टा मिनिमम के लिए क्या लिखेंगे, आई प्लस आई माइनस ए। तो यहाँ डेल्टा एम कितना हो गया, 2i माइनस ए, कितना हो गया, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। R1 कितना था, ए बाई 2। और आपके पास स्नेल्स लॉ था, 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। तो क्या आपको म्यू पता चल गया, म्यू पता चल गया, साइन आई बाई साइन आर, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। क्या ये आइडिया समझ में आया या नहीं। डेल्टा मिनिमम की कहानी देख रहे थे, तो डेल्टा तो हो गया आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा मिनिमम आई प्लस आई माइनस ए, डेल्टा एम 2i माइनस ए, आई हो गया ए प्लस डेल्टा। सर डेल्टा मीन को डेल्टा एम क्यों लिख दिया, अरे इंसान आलसी है इसलिए। आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और R1 इक्वल्स टू ए बाई 2। तो स्नेल्स लॉ लगाया था हमने, 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, वहां से म्यू निकल आया। तो म्यू को यदि हम इस कंडीशन में एक बार देखते हैं तो ये याद रखने वाला फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या रहा है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। एक बार फिर से देख लीजिएगा, म्यू इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये हम लोग याद रखें प्रिज्म के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेल्टा एम है मिनिमम डेविएशन, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अब यदि आपसे कहा जाए फॉर थिन प्रिज्म, ध्यान देखिए, से देखिए थिन प्रिज्म, इसका मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिए व्हेन ए इज स्मॉल, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो। तो यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, म्यू क्या लिख देंगे, साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। तो यहां से क्या आ गया, ए इंटू म्यू इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम, डेल्टा एम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया, डेल्टा एम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। और थिन प्रिज्म में फिर ये डेल्टा एम कहना भी छोड़ देते हैं, सारे रेज को लगता है लगभग एक ही जैसा डेविएशन दे देते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, मतलब वहां डेल्टा एम कहना भी छोड़ देते हैं, सारे रेज का लगभग एक जैसा होगा तो डेल्टा ही कह करके काम चला लेते हैं। फिर भी यदि आप स्पेसिफिक बोलना चाहें तो डेल्टा एम बोल इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, लेकिन कई बार एम नहीं भी कहता है तभी डेल्टा के लिए यही फॉर्मूला लगा देते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू, ज्यादा नहीं सोचते। सर इसका करेंगे क्या, बस इसका वही काम करेंगे, आपको डेल्टा एम दे देगा, ए दे देगा और म्यू पूछ लेगा। अब इससे आसान क्या करेगा, उस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए आपसे कहा गया एग्जाम्पल में, इफ डेल्टा एम 30 डिग्री
refracting angle of prism 60 degree. Then find mu prism. Then find mu prism. तो सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए आप? mu इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2. साइन 60 प्लस 30 बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2. साइन 45 बाई साइन 30. 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 2 बाई रूट 2 इक्वल्स टू रूट 2. बहुत बढ़िया, यही आया था ना? क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे? 3 के नंबर है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, रिजल्ट आ जाएगा. सर एंगल थोड़ा सा अजीब रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लेंगे या वैसे ही लिख के छोड़ देंगे. सीधा सा लॉजिक. सोचो, आपसे नेक्स्ट एग्जांपल में कहा गया इफ a इक्वल्स टू 2 डिग्री, म्यू प्रिज्म इक्वल्स टू 3/2, देन फाइंड डेल्टा. अब देखिए, सीधे डेल्टा कह रहा है बताने के लिए, डेल्टा m भी नहीं कह रहा. तो आप क्या लिख देंगे? डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए, 3/2 माइनस 1 इंटू 2 डिग्री, 1/2 इंटू 2 डिग्री, 1 डिग्री. मतलब ये हो गया कि थिन प्रिज्म यदि है तो डेल्टा m भी लिखने की मतलब नहीं करता कोशिश एग्जामिनर. क्या देता है? डेल्टा बताओ. मान के चलता है कि आप डेल्टा m ही बताएंगे. ये नहीं कि सर डेल्टा पूछा गया था, आपने डेल्टा m का फॉर्मूला दिया तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया. ऐसा मत करिए. वो मान के चलता है कि आपसे डेल्टा भी पूछ रहा है तो आप डेल्टा m बताओ. और कर क्या लोगे आप? रिसर्च थोड़ी ना कर लोगे वो एग्जाम के 1 मिनट में. मान के चलो डेल्टा पूछ रहा है, नहीं डेल्टा m पूछ रहा है. इंसान आलसी है, यहाँ कुछ ज्यादा आलसी हो, तो छोड़ दिया पूछना डेल्टा m. अब एक टर्म आ जाता है कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस. अब ग्रेजिंग इमर्जेंस का मीनिंग पता चले तब तो कुछ कंडीशन की मैं बात करूं. ध्यान से देखिए, मुझे ये बताइए, यहां नॉर्मल और ये रेज ऐसे आ रही है, फिर ये रेज ऐसे आई, यहां भी नॉर्मल. मुझे ये बताइए, ये जो इमर्ज आउट हो रहा है रेज, ऐसा हो सकता है ना कि साइड के पैरेलल निकल जाए? यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो गया? 90 डिग्री. तो ये ई क्या हमेशा 90 डिग्री हमें मिलेगा या किसी खास एंगल पर? तो उसी के लिए कंडीशन सेट करने को कह रहा है. ये एंगल आई उस कंडीशन में क्या होगा ये हम ढूंढना चाहते हैं. और ये जो वर्डिंग ग्रेजिंग इमरजेंस कहते हैं, इसी के लिए यूज करते हैं. ये जो रेज देख रहे हैं ना, यही है ग्रेजिंग इमरजेंस. ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री होगा तो वो होगा ग्रेजिंग इमरजेंस. अच्छा ये बताओ, जब आपको एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री दिख रहा है तो भीतर के एंगल को क्या कोई खास नाम देना जानते हैं आप? भीतर वाला एंगल, डेंसर मीडियम वाला एंगल क्या कहलाता है जब रेयर मीडियम का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो? क्रिटिकल एंगल सी.
और यदि ये क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना कह दोगे? R1। क्या A माइनस सी कह दोगे? ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 होता है A। यदि R2 C हो गया तो R1 को कितना लिखेंगे? A माइनस सी। और A माइनस सी तभी लिखोगे ना जब A C से बड़ा हो। A माइनस सी, अरे R1 प्लस R2 ये दोनों मिलकर A है, और उनमें से एक R2 यदि C है तो R1 A माइनस सी तभी फिजिबल हमें मिलेगा जब A C से बड़ा हमारे पास हो अवेलेबल। यदि ऐसा नहीं है तो ये घटना होगी ही नहीं। तो एक कंडीशन तो यहां पर हमने क्या देखा कि A शुड बी ग्रेटर देन C। A को क्या होना चाहिए? C से बड़ा होना चाहिए, तभी ये ग्रेजिंग इमरजेंस पॉसिबल है, वरना ग्रेजिंग इमरजेंस पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कर लो वो होगा ही नहीं, क्योंकि यदि ये खुद ही C से छोटा हो गया तो R1 या R2 कोई C नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि दोनों का सम A है, ये फिक्स है, ये मैंने पहले देख लिया। अब दूसरा आइडिया क्या होगा? दूसरा आइडिया क्या है तो उसे देखो। 1 इंटू साइन आई, स्नेल्स लॉ, ये क्या हो जाना चाहिए? म्यू इंटू साइन A माइनस सी। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया, क्या हो गया? I इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन A माइनस सी। तो ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए ये दोनों कंडीशन पसंद आ गया, समझ में भी आ गया। ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए पहला तो मस्ट है, एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इक्वल्स टू भी हटा दो, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और यदि वैसा है तो हमें आई मिल जाएगा। कितना होगा वो आई? साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस सी। यह एक और बहुत प्यारा आइडिया है। ये जो आई है, यदि इस आई को हम कम कर दें, नॉर्मल के नजदीक ले जाए इंसिडेंट रे को, यदि आई को हम कम करेंगे तो R1 कम होगा, और R1 कम होगा तो R2 बढ़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि R1 और R2 का सम कांस्टेंट है, तो R1 कम होगा तो R2 और C से ज्यादा हो जाने पर क्या होने वाला है? रेज दूसरी तरफ नहीं निकलेगी, भीतर आज वापस रिफ्लेक्ट होके। तो ये वो आई है जिस आई से कम एंगल पे यदि इंसिडेंट होगी रेज तो वो उसका वाले फेस पे TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो नहीं निकल के जाएगी बाहर। तो यहाँ एक लिमिटिंग कंडीशन है ये आई इससे ज्यादा करोगे यदि एंगल, इससे ज्यादा करेंगे तो R1 बड़ा हो जाएगा, R2 छोटा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से छोटा तो वो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होके निकलेगा। लेकिन इससे यदि कम करेंगे, इससे कम करने पर आई के वैल्यू को कम करने पर R1 छोटा होगा, R2 बढ़ेगा, क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा, TIR हो जाएगा सामने वाले फेस पे। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसका मतलब ये हुआ कि आई को यदि हम कम करेंगे तो TIR हो जाएगा। इसका मतलब आई को यदि हम बढ़ाएंगे तो उस रेस के बाहर आने के चांस ज्यादा है। आई को बढ़ाओ, R1 कम हो, R1 बढ़ेगा, R2 घटेगा, तो रेस रिफ्रैक्ट होकर दूसरी तरफ बाहर आएंगी। अब सोचो, यदि हम लोगों ने कंडीशन फॉर नो इमरजेंस के बारे में बात करनी शुरू की, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, उनको कैसे टेकअप करें? तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंस के लिए बेसिक रूल क्या होगा कि आई के किस वैल्यू पे रेस का बाहर आना सबसे आसान था? 90 डिग्री। आई को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जा सकते हो? 90 डिग्री वाले रेस का बाहर आना सबसे आसान था, क्योंकि आई सबसे ज्यादा है, R1 सबसे छोटा है, R2 सबसे बड़ा होगा, सॉरी, आई सबसे बड़ा है, R1 सबसे बड़ा है, R2 सबसे छोटा होगा, जिसके कारण वहां TIR होने के कोई चांस नहीं होंगे और रेस के बाहर आने के सबसे ज्यादा चांस बनेगा। और आपसे कहा गया कि एक ऐसा कंडीशन डिराइव करो जो कहे कि
कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कि किसी भी हालत में रेज किसी भी एंगल पे डाल दो बाहर नहीं आएगी। तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंस का क्या मीनिंग? कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, तो जब कंडीशन फॉर नो इमरजेंस की बात कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आ रहा है, गौर करिए कि रेज को हम 90 डिग्री पे ले जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लेते हैं 90 डिग्री करके, आई को कितना कर दिया 90, और तब हम चाहते हैं कि इनके निकलने के चांस सबसे ज्यादा, इनके यहां से बाहर निकलने के चांस सबसे ज्यादा, और यदि ये भी ना निकले, ये भी टीआईआर वाले कंडीशन में पहुंच जाए, या इनका टीआईआर हो जाए, या जस्ट टीआईआर होने वाला सिचुएशन हो ये भी, तो अब उस कंडीशन में ध्यान दीजिए कि 90 डिग्री वाले आई देने पर भी रेज दूसरी तरफ बाहर नहीं आई, तो बाकी किसी आई के लिए बाहर नहीं आने वाली। और यहां पर R1 किसके बराबर दिखना चाहिए डेंसर मीडियम में, C के बराबर, और दूसरे तरफ जो R2 है वो भी किसके बराबर दिखना चाहिए, C के बराबर, और ऊपर में एंगल A है। तो पहला कंडीशन हो गया A शुड बी ग्रेटर देन 2C, या और इक्वल्स टू चलेगा, और पहला क्या, यही आखिरी कंडीशन। ये कंडीशन फॉर नो इमरजेंस में क्या आ गया, A शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2C। यदि एंगल ऑफ प्रिज्म ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर हो या बड़ा हो, तो नो इमरजेंस, मतलब किसी भी एंगल पे आप इंसिडेंट कर दो, वो दूसरी तरफ निकल करके नहीं आने वाली। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? तो एक बात फिर से मुझे बता दीजिए, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस क्या था, A शुड बी ग्रेटर देन C, और हाँ 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ए माइनस। ठीक, अब यहाँ ध्यान से सोच करके बता दीजिए, ये है 60 डिग्री और म्यू है 1/2, ये कौन से कंडीशन को जस्टिफाई करेगा, ग्रेजिंग इमरजेंस को या फिर नो इमरजेंस को? तो ध्यान से देखिए, साइन C क्या लिखना जानते हैं, ये सॉरी ये 1/2 नहीं 1 लिखो और ये 2 लिखो। यदि ये म्यू 2 है, एक से तो बड़ा ही होता है ना म्यू एब्सोल्यूट, ये 2 है तो साइन C कितना हो गया 1/μ, 1/2 C कितना हो गया 30, ये एक किसके बराबर दिख रहा है 60 ट्वाइस C, इसका मतलब ये क्या, कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी। अच्छा 60 के बदले यदि ये 80 डिग्री होता तब भी हम क्या कहते, ये 80 डिग्री ये जो है ग्रेटर देन 2C, ग्रेटर देन 2C, तो ये 80 डिग्री होता तब भी हम कहते कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, मतलब आप किसी भी एंगल पे ले जाओ इंसिडेंट पे, दूसरी तरफ निकल के नहीं आने जा रही है रेस, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। ओके, इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मंडे मेरी क्लास में आप क्लास में बैठ के आराम से कॉपी लेके उस पर एग्जाम दीजिएगा, 50%। ध्यान से उस आइडिया को केवल देख लीजिएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ इमेज बनता है, लेंस में भी मिरर में भी, कम से कम 25 क्वेश्चन वैसा ही। अभी के लिए बस